एक टर्म आता है जीएनपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि पूरे देश भर में एक्चुअली आपने कितना प्रोडक्शन किया एंड कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ये सब मिला के आता है जीएनपी। और ये सब यहीं से आता है कि ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसके बाद इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स, आपको ह्यूमन रिसोर्स एडवांस हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पैसा, टाइम और मेहनत इसमें लगाना पड़ेगा, लोगों के एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए एंड इनका कोई ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के लिए। और यहीं से एक टर्म आता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही गरीब हैं, कि वो बिल्कुल भी ऐसे हाल में नहीं कि पढ़ा पाए बच्चों को, या कुछ ऐसे घर में ठीक ठाक हाल हो कि बच्चे पढ़ लिख पाए इनके, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो वो भी गरीब रह जाते हैं, हेल्थ खराब है और ऐसा है वैसा है, तो ये एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है, गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखा। और पीपल एज रिसोर्स, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जापान एंड कोरिया जैसे कंट्रीज को, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन वहाँ ह्यूमंस इतने ज़्यादा एक रिसोर्सफुल काम आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, जो कि होते हैं एग्रीकल्चर, जो भी लैंड से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब चीज़ें। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड जो थर्ड सेक्टर है ये है टर्शियरी, ये हो जाता है सर्विस सेक्टर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, बैंकिंग, जो सर्विसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लॉयर्स, जजेस, ये सब चीजें टर्शियरी एक्टिविटीज। इसके बाद मार्केट एक्टिविटीज हो जाएंगी, आप कोई काम कर रहे हैं बेचने के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको पैसा मिले, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि बस वो काम के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर कोई किसान खेती कर रहा है और जितना भी फसल उगेगा वो सब के सब पर्सनल यूज के लिए बेच नहीं रहा है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहा जाएगा। और अगर कोई डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज कर रहा है या कुछ भी ऐसा कि पैसा नहीं मिल रहा है उसे, तो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद अगला जिक्र इस चैप्टर में आता है अर्निंग। आप कितना पैसा कमाते हैं ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपका एजुकेशन एंड स्किल, एंड इसी के बिहाफ पे डिपेंडेंट होगा कि आप काम क्या कर पाते हो, कितना काम कर पाते हो, कैसा टाइप का, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका स्किल क्या है। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम कैसे ये चीज देखेंगे कि किसी जगह की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, तो पहले तो हम उसका एजुकेशन देख सकते हैं, उस जगह में एजुकेशन का लेवल क्या है। अब जैसे हम हिंदुस्तान के कुछ प्रोविजंस देखते हैं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन का सिनारियो क्या है, तो एलिमेंट्री लेवल पे ये यूनिवर्सल है कि सब जगह गांव देहातों में स्कूल, कॉलेजेस और ये सब खुले हैं, कि एलिमेंट्री मतलब इनफैक्ट स्कूल्स कहेंगे, कॉलेजेस तो अपर हायर एजुकेशन में हो जाएगा। छोटे लेवल के स्कूल्स पूरे देश भर में हैं और फ्री में पढ़ाई वहां हो जाती है, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है। और जिसकी वजह से हम ये चीज देख पाते हैं कि लिटरेसी रेट जो हमारे देश का जब आज़ादी हुई थी तो 18% था, आज के टाइम पे वो लिटरेसी रेट 85% पहुंच चुका है। जो लोग अपना मतलब कम से कम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट, ये भी एक डिटर्मिनेंट है।
फीमेल लिटरेसी रेट भी काफी बढ़ा है हिंदुस्तान में। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स में है, डिटर्मिनेंट्स नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के सेंस में, कि मेल लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमन लिटरेसी रेट। और इसके अलावा एक और चीज है, स्टेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। जैसे कि एग्जांपल केरला, यहाँ पे 96% लिटरेसी रेट है, और दूसरी तरफ अगर बिहार को हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 80% या 70% के आसपास लिटरेसी रेट है। तो ये स्टेट्स के अकॉर्डिंगली भी वेरी करता है। और यहाँ एजुकेशन के सेंस में हम देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान की एलिमेंट्री एजुकेशन सबको दिया जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान में जितने प्राइमरी स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल्स बढ़ के अब हो गए हैं करीब करीब 8.4 लाख। इतने प्राइमरी स्कूल हिंदुस्तान में है। यहाँ पे मिड मील भी दिया जाता है कि गरीब वर्ग के लोगों को भी फायदा हो, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, और वो बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ दें कि उनको खाना मिलेगा यहाँ। और जिसके चलते एक यहाँ पे आता है एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि कितने लोगों ने नाम लिखवाया है इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में इनका एनरोलमेंट रेशियो 26% आसपास है। 2018-19 का स्टार्ट है ये। तो ये सब चीजें जो हमने देखी, ये सब चीजें हैं एजुकेशन के सेंस में। अब हम देख सकते हैं इन चीजों को हेल्थ के सेंस में भी। इसमें हेल्थ केयर में आता है हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, फार्मेसी या दवाओं का नेटवर्क, ये सब चीजें। तो हिंदुस्तान ने हेल्थ केयर पे काफी इन्वेस्ट किया है। वो अलग बातें कितना और हो सकता था, कैसा हो सकता था, लेकिन काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसकी वजह से काफी हॉस्पिटल्स, काफी नर्सिंग होम्स बन के उभरे हैं, मेडिकल कॉलेजेस। और इन सब का रिजल्ट हमें क्या दिखाई देता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उसके सेंस में अगर देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना था 40 साल 45 साल के आसपास, आज के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 इयर्स है। और काफी इंप्रूवमेंट है। दवाइयाँ काफी, मतलब दवाइयाँ, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स, इतने मेडिकल कॉलेजेस खुले तो इतने डॉक्टर्स बने कि डॉक्टर्स भी काफी सारे हो गए। नो डाउट बहुत कमी है डॉक्टरों की। नजरिया देखने का ये भी है कि जितने डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है, दरअसल में उसका 10% 20% भी नहीं है। लेकिन कम से कम हम पहले जो थे काफी आगे आए हैं कि इतना वो हमें दिखता है कि चलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुआ है। इसके बाद जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी गिरा है पहले के मुकाबले। पहले तो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों की मौत हुआ करती थी। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम कहें तो ये नीचे आया है, और कितना हो गया है, जैसे कि 1951 में ये डेटा था 147, 1000 में 147, और आज के टाइम में ये डेटा 2016 में आते आते 34 बचा है। काफी गिरावट है। अभी भी बहुत बच्चे मरते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। इसके बाद आता है क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। 1000 लोगों में कितने बर्थ होंगी एंड कितना डेथ होंगी। क्रूड बर्थ रेट गिरा है और हो गया है 20.4, एंड क्रूड डेथ रेट भी गिर के हो गया है 6.4। ठीक है, तो एजुकेशन एंड हेल्थ के हमने स्टैट्स देखे। तो ये एक है रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट, एक है अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरियाज में होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन में काम है खेतों में, अगले सीजन में काम नहीं है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 2 लोगों का काम है और कर रहे हैं 4 लोग।
और अर्बन एरियाज में ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी उनको लग नहीं रही है। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इफेक्ट्स में हम देख सकते हैं कि पहली चीज ये है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर। दूसरे के सेंस में ये बर्डन ऑन इकोनॉमी एंड ये लोग हो जाते हैं डिपेंडेंट ऑन अर्निंग मेंबर, जो कमा रहा है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इस सब की वजह से एंजाइटी एंड ये एक तरीके का सोशल ओवरलोड, ये सब चीजें होती हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कमी आती है। और डिक्लाइन इन हेल्थ, जब आदमी कमाएगा नहीं तो हेल्थ एंड एजुकेशन में डिक्लाइन होता है। बच्चों को कितना पढ़ा पाएगा, क्या पढ़ा पाएगा और क्या हेल्थ फैसिलिटीज दे पाएगा, ये सब चीजें होती हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।